आज के क्लास में हम लोग एडजेक्टिव सेक्शन का सेकंड डे देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं एडजेक्टिव किसे कहेंगे, एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, और उसमें अब तक आपको 3 काइंड्स के बारे में डिटेल्स बताया गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज आप देखेंगे हम एडजेक्टिव के नेक्स्ट काइंड। एडजेक्टिव देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दौरान जिस समय हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया गया। यानी इन दोनों के अंतर्गत ये वर्ड होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। आपने ये 4 वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखा। साथ ही साथ नोट पॉइंट में हम देखे कि जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता हो तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और इसके जब तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता हो तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे रखे थे। मान लीजिए दिस काउ इज ब्लैक, तो यहाँ दिस के तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ ब्लैक काउ। तो यहाँ हमने देखा कि दिस के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग ना होकर के वर्ब का प्रयोग है, तो यहाँ पे दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में देख ले। जैसे इसके बाद हम लोग देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन जिस समय आपको पढ़ाया गया उस समय हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी डिस्कस किए हैं। यहाँ थोड़ा वर्ड भिन्न भिन्न प्रकार से यूज होते हैं, हालांकि इन दोनों का काम होता है पोसेशन को दर्शाना। पोसेशन ऑन ए नाउन, किसी नाउन पे अधिकार को दिखाने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इस सेक्शन में आप पढ़ चुके हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स। यहां आते हैं आप इट्स। इस सेक्शन में आप पढ़े थे माइन, इसको आप अलग समझेंगे। देख लें कि आपको बोर्ड से दिख रहा है या नहीं। राइट। तो ये सेक्शन जो है ना पोसेसिव एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं। जबकि हम पोसेसिव प्रोनाउन में आते हैं तो माई के लिए माइन का प्रयोग करते हैं, आवर के लिए आवर्स का प्रयोग करते हैं, योर के लिए योर्स का प्रयोग करते हैं, ही सेम फॉर्म में रह जाता है, हर के लिए हर्स का प्रयोग करते हैं, और देयर के लिए देयर्स का प्रयोग करते हैं। इट्स का प्रयोग पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। कंडीशन आपको बताया गया कि इन सभी वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग होता है, और ये सभी जो वर्ड आप देख रहे हैं इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नॉट एनी नाउन। तो एग्जाम्पल भी आप जैसे देखेंगे, दिस इज माई काउ। तो इस कंडीशन में हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखे, दिस काउ इज माइन, तो यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन के प्रयोग किए जाएंगे। यानी जब इन सभी टर्म्स के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग न हो
पोसेशन दिखाने के दौरान अगर किसी पोसेसिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है तो वहां पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और उसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वहां पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बड़े डिटेल्स में विस्तार से प्रोनाउन सेक्शन में पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप इस चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे, बेसिक ग्रामर को देखेंगे और वहां से प्रोनाउन को बारीकी से अध्ययन करेंगे, या एडजेक्टिव सेक्शन का भी आप अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को समझेंगे, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी पढ़ी हुई चीजों को हम यहाँ पे डिटेल्स कर रहे हैं, हम लोग क्लियरली कर रहे हैं कि इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं। इसका फंक्शन सिर्फ इनके बाद नाउन का आना न आना पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे नेक्स्ट काइंड को भी हम लोग देख लें जो लमसम प्रोनाउन सेक्शन में पढ़ा गया है। ओके, राइट डाउन। यहां तक आप लोगों ने देख लिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दौरान अध्ययन कर चुके हैं, यानी इन दोनों के लिए हम सेम वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच है, आइदर है और नाइदर है। आपने इन तीन वर्ड का प्रयोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दौरान किया, जहां पे हम लोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में भी बातें किए थे। सेम फंक्शन हो गया, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव को हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन के दौरान देखा। ठीक वही चीज होते हैं इन तीन वर्ड के साथ। अगर इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और इनके तुरंत बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। सेम वर्ड हो गया। लुक हियर, जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं। मान लीजिए ईच बॉय हैज अ पेन, तो यहाँ ईच के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग है तो हम ईच को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। अब यहाँ ईच के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग ना हुआ तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इट इज द डिफरेंस। ईच है, आइदर है, नाइदर है, मीनिंग क्या होते हैं डिटेल्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़े हुए हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है, रिकॉल कर लेंगे तरोताजा हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होते हैं। एनी डाउट? ओके, अब नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे यहां से होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके लिए भी हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हुए हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कुछ फंक्शंस तो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहां हम लोगों ने देखा which है, whose है, what है, how much है, how। आप इन चीजों को एक कलेक्शन के वाइज देख सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, एक टर्म यहाँ पे हम कुछ WH वर्ड ले लेते हैं। एक सर्कल हमने यहां ले लिया और एक सर्कल हमने यहां ले लिया।
यहां हम रख लेते हैं who, whom, which, whose, what, और यहां रख लेते हैं how much, how many। अब टर्म्स को बहुत अच्छी तरीका से आप समझेंगे। हम इस सर्कल को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखे हैं और इन सर्कल को आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझ लें। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यहां से आप भली भांति समझेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में 5 वर्ड्स इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, हु, हुम, व्हिच, हुज और व्हाट। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी 5 टर्म्स को हम लोग जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं, व्हिच, हुज, व्हाट, हाउ मच और हाउ मेनी। तो यहाँ जो आप 2 वर्ड देख रहे हैं ये कंप्लीट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी इनके तुरंत बाद कभी भी और किसी भी हाल में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ जो आप 2 टर्म देख रहे हैं हाउ मच और हाउ मेनी, ये 2 टर्म्स ऐसे हैं जो हर सिचुएशन में इनके तुरंत बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है। अब बाकी जो है ना ये 3 टर्म्स हो गए, तो इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता भी है और नाउन का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे यहां पे देख लेते हैं हम लोग, which, which is your cow, तुम्हारी गाय कौन है। यहाँ which के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं है, ये आपके प्रोनाउन सेक्शन में हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। यहाँ देखिएगा which cow is yours, यहाँ which के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग है, तो आप इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के सेक्शन में रखेंगे। ये सभी टर्म्स जो है ना जिसके बारे में हम लोग विस्तार से प्रोनाउन सेक्शन में अध्ययन किए हैं, कुल मिलाकर के 4 एडजेक्टिव्स आप ऐसे यहाँ पे देख लिए जिनका अध्ययन हम ऑलरेडी प्रोनाउन सेक्शन में यानी प्रोनाउन के क्लास में कर चुके हैं। बात समझ में आ गया? ओके, राइट डाउन। इसके आगे हम लोग देखें जो रेस्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव सेक्शन में कुल मिलाकर के आप जो है 7 काइंड्स के बारे में अध्ययन किया। इसके पहले हम लोग देखे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी आपने देख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट काइंड को देखें जो अब हम प्रोनाउन से बाहर निकल ले, जो प्रोनाउन सेक्शन में हम लोगों ने एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा है। इसके पहले जो 3 एडजेक्टिव के बारे में आपने अध्ययन किया, जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, तो उसका जो प्रोनाउन से कोई ट्रेस नहीं है, यानी वो प्रोनाउन सेक्शन के अंतर्गत नहीं जाता है। लेकिन अभी जो आपने 4 एडजेक्टिव के बारे में देखा, इसे हम लोग ऑलरेडी प्रोनाउन सेक्शन में अध्ययन कर चुके हैं और अभी से जो हम 3 काइंड्स को अभी देखेंगे, इनमें भी प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीट अपने सेक्शन में यूज होते हैं। जैसे नेक्स्ट काइंड को देखेंगे आप, यहां से हम लोग देख प्रॉपर एडजेक्टिव डिफाइन कर लीजिए। द एडजेक्टिव which
comes from a proper noun is called proper adjective. प्रॉपर एडजेक्टिव का संबंध प्रॉपर नाउन से है। तो यह प्रॉपर नाउन के श्रेणी में हम लोग एक बार देख ले। जैसे यहां आप देखिएगा, एज एक टर्म हो गया प्रॉपर नाउन, और इससे जुड़ा हुआ एक टर्म हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये खास करके किसी प्लेस, पर्सन, डे, मंथ, लाइक दैट टर्म्स के बारे में बातें करते हैं। ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, गेम, रेल, रिवर। आप एक बार प्रॉपर नाउन के सेक्शन को देख भी सकते हैं। तो वैसे नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, और इन्हीं से कुछ क्वालिटी का बोध होता है, तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? वो एग्जांपल से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मानिए हमने यहाँ पे लिखा इंडिया, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब इंडिया से जुड़े या जो इंडिया के गुण रखने वाले वस्तु होते हैं, या जुड़े जो भी वस्तु हो, उससे क्या बोलते हैं? इंडियन। यानी ये क्वालिटी को दिखा रहा है, नेशनलिटी को, तो हम इन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि बिहार, यह प्रॉपर नाउन हो गया, और इससे एक टर्म हम लेते हैं बिहारी, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि नेपाल, ये प्रॉपर नाउन हो गया, और इसी से एक टर्म लेते हैं नेपाली, यानी नेपाल का गुण रखने वाला, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रखते हैं अमेरिका, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और अमेरिका से ली हुई वस्तु या व्यक्ति तो क्या बोलेंगे हम लोग? अमेरिकन। तो यह आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि जो नेशनलिटी को इंडिकेट करता है वो प्रॉपर जो है ना एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आकाश बोलते हैं, तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया आकाशियन बोले, तो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। आईआईटी बोलते हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। आईआईटीएन बोलते हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। यानी उस गुण को रखने वाला, प्रॉपर नाउन में आपने जितने टर्म के बारे में समझा, उस गुण को रखने वाला आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। एनी डाउट? यहां तक फाइनल होता है। ओके, राइट डाउन। हम लोगों ने अभी तक एडजेक्टिव के 8 काइंड को, 8 काइंड्स को भली भांति देख लिए। इसके बाद देखते हैं अब इन्हें बोलेंगे emphasizing एडजेक्टिव। डिफाइन कर लीजिए, द एडजेक्टिव which forces on a noun or makes it particular, यानी नाउन को is called emphasizing एडजेक्टिव। यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को पार्टिकुलर कर देता है, यानी खास बना देता है, या किसी नाउन पर जो है ना फोर्स करता है, दबाव बनाता है, बल देता है। इसे हम लोग एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ खास करके जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उसको देखेंगे आप, द वेरी और ओन। अभी एक पॉइंट और है जिस पे डिस्कस चल रहा है, और ये रहा द सेम।
यानी आप द भेरी के लिए द सेम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द सेम ऐसे भी बोलचाल की भाषा में यूज होता है। अभी तक जो है ना यह डिस्कशन अंडर कंसिडरेशन ही रखा गया कि इसे इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव में रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन जब तक के लिए हम कंफर्म ना हो तब तक इसे भी हम इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का एक हिस्सा जो है ना समझेंगे। और ये जो है ना जस्ट रिजेंबल टू द वेरी क्या होता है, आप द वेरी का प्रयोग जहां करते हैं वहां द सेम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये नाउन को पार्टिकुलर कैसे करते हैं, कुछ खास टर्म में इनके एग्जांपल को आप देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फोकस कर ले, एक एग्जांपल रखते हैं। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, जनरल फॉर्म हो गया ये। वो एक लड़का है, कौन सा लड़का है, कैसा लड़का है, क्या करता है, कहाँ रहता है, यानी इससे जुड़ा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया। हालांकि हम इसको ट्रांसलेट करें तो ही इज अ बॉय लिखते हैं। अब इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे आप, वही लड़का है, तो वही लड़का है। अब वही लड़का कहने का मतलब क्या हो गया, अब इस बार लड़का खास हो गया, निश्चित हो गया, यानी सेंटेंस पढ़ने से ही बिल्कुल बोध होता है कि हम इस लड़का को पहले से जानते हैं, यानी पूर्व परिचित हो गया। तो पर्टिकुलर हो गया, तो अब पर्टिकुलर होता है तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ही इज द बॉय, और यहाँ पे द को इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। अलग से हम लोग द का प्रयोग आर्टिकल सेक्शन में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जानेंगे आप कि द का प्रयोग ऐसे भी जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो विशेष तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन यहाँ आप समझेंगे कि द के प्रयोग करके हम किसी नाउन को पार्टिकुलर कर देते हैं। सेम फंक्शन एक यहाँ भी देख लीजिएगा, वह बिल्कुल वही लड़का है, वह बिल्कुल वही लड़का है। अब बिल्कुल कहने का मतलब कि कुछ और ही पार्टिकुलर हो गया, ये निश्चित हो गया, और आंसर होता है ही इज द वेरी बॉय। हालांकि आप द वेरी के जगह पे द सेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, इज द वेरी बॉय और ही इज द सेम बॉय। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक फाइनल हुआ कि द और द वेरी को इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में हम अध्ययन कर लें। अब यहाँ भी एक एग्जांपल रखिए, वह मेरा घर है। एक सिंपल सेंटेंस हो गया, आंसर हुआ दैट इज माई हाउस। अब इस सेंटेंस को ऐसे लिखिए, वह मेरा अपना घर है, यानी कि इसके अपेक्षा यहाँ घर पर ज्यादा बल पड़ रहा है, यानी दबाव दिया जा रहा है, या इसको पार्टिकुलर बनाया जा रहा है। वह मेरा घर है, हम अंकल के घर हो, भाई का घर हो, दोस्त का घर हो, उसे भी बोल सकते हैं कि वह मेरा घर है। यानी आप यहाँ हैं तो आप बोल सकते हैं मेरा क्लास है, क्योंकि आप यहाँ आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, तो रियली में आपका हुआ, मेरा हुआ, आपका हुआ। लेकिन जब हम इस तरीका से बात करते हैं कि वह मेरा अपना घर है, तो समझिए इस घर पे सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब मेरा ही अधिकार है, किसी और का लेस मात्रा भी अधिकार नहीं है, यानी पार्टिकुलर हो गया। तो जब ये पार्टिकुलर हो गया तो आपके आंसर हो गए दैट इज माई ओन हाउस, और इस कंडीशन में हम ओन का प्रयोग करते हैं। अब ओन के साथ एक नोट पॉइंट को आप देख लेंगे। ओन मतलब होता है अपना, का प्रयोग हमेशा
पोसेसिव एडजेक्टिव जो भी आपको लिखाए हैं तो था एपोस्टस एस के तुरंत बाद होता है। उनका प्रयोग तो हम अपना के अर्थ में करते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से यूज नहीं होता है। इसके साथ एक कंडीशन लगा हुआ है कि जब तक सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग न हो तब तक आप ओन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए राम की अपनी माँ दयालु है। तो राम की अपनी माँ, राम अपनी के लिए ओन लिख लेंगे और तब मदर इज काइंड। राम्स ओन मदर इज काइंड। यानी जब तक सेंटेंस में किसी पोसेसिव एडजेक्टिव का या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना हो तब तक आप ओन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ अन्य एग्जांपल्स भी होंगे जो आपको हम आसानी से समझा सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने एडजेक्टिव के 9 काइंड के बारे में देख लिया। अभी भी आपने एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव को देखा जहाँ पे द वेरी और ओन का प्रयोग को हम लोगों ने देखा है। अब आप देखते हैं यहाँ पे लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, इसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। देखिए द एडजेक्टिव which is used to express joy, sorrow, surprise, doubt, fear, regret, applause, disgust is called exclamatory adjective। अब देखिए, इसके पहले आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अध्ययन किए थे। हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का संबंध जो है ना एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से करते हैं। यानी एक्सक्लेमेशन के लिए जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इन्हें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोला जाता है। और यहाँ पे टर्म्स जो है ना हमारे फिक्स होते हैं। एज पहला यहाँ होता है वर्ड प्लस नाउन, और वर्ड का मतलब होता है ऐसा, नाउन बोले तो संज्ञा। लास्ट में साइन का आप प्रयोग करेंगे। तो जब किसी संज्ञा के प्रति एक्सक्लेमेशन हो, यानी वो वस्तु को देखने के बाद, सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी के बारे में आप जानेंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट पे आइए। आप किसी वस्तु के बारे में कोई कॉन्सेप्ट रखते हैं और वह वस्तु आपके कॉन्सेप्ट से बाहर हो तो कई सिचुएशन जो है ना क्रिएट होते हैं। कई तरह से आप फील कर सकते हैं उसको। हो सके आपको खुशी हो, ज्यादा आनंद आए, आप दुखित हो, सौरो हो, दुख हो, आपको सरप्राइज आश्चर्य होती हो, डाउट शक होता हो, फियर भय लगती हो, पश्चाताप होता हो, प्रशंसा करने की इच्छा करती हो, या घृणा भी हो सकती हो। क्योंकि जब आपके सोच से, समझ से, कंसेप्ट से, अवधारणा से अगर कोई वस्तु बाहर निकलती है तो कई तरह के फीलिंग्स जो है ना आपके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे इसको देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसा लड़का,
मान लीजिए आप लड़का के बारे में कोई कॉन्सेप्ट रखते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं और वो आपके कॉन्सेप्ट से जो है ना परे हो गया, हम बोलते हैं ना ऐसा लड़का। कोई भी कंडीशन हो सकते हैं, आपके डर भी, भय भी लग सकता है, ऐसा लड़का, लाइक दैट वाली सिचुएशंस आ सकती है। फीलिंग्स जो है ना, अब जिस तरह से आप फील करें उस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लड़का एक नाउन है, तो हम ऐसा के लिए लिखते हैं व्हाट अ बॉय। जैसे मान लीजिए ऐसा पुस्तक, जैसे ये नाउन हो गया, आपका आंसर होता है व्हाट अ बुक इत्यादि। अब इन चीजों को नोट में आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा लड़का है वह, ऐसा लड़का है वह, तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो हम इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ना बोल करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। व्हाट अ बॉय ही इज। जैसे नेक्स्ट हो गया हाउ, और इसके साथ होते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे इसका मतलब हो गया इतना, इतना, इतने, इतने, जो भी टर्म ले लीजिए, और विशेषण मतलब गुण का बोध होगा। अब आप किसी के गुण के प्रति भी कोई कंसेप्ट रखते हैं, तो मान लीजिए किसी के गुण के प्रति आपने कोई कंसेप्ट रखा और देखने के समय वस्तु के गुण जो है ना आपके कंसेप्ट से परे हुए, तो उस समय जो आपकी फीलिंग्स होते हैं, या जो भी आप स्टेटमेंट बनाते हैं या जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है अगर वर्ड है तो, और सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो तो एग्जांपल देख करके हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको। फिलहाल यहाँ देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए इतना, इतना काला एडजेक्टिव हो गया हाउ ब्लैक। जैसे इतनी प्यारी एडजेक्टिव हो गया हाउ लवली इत्यादि। अब इनको सेंटेंस में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए इतना काला दिखता है वह, इतना काला दिखता है वह, तो हाउ ब्लैक ही लुक्स। और यहाँ पे जो है हम ये हाउ ब्लैक, हाउ लवली, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बुक, इन्हें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलते हैं। और जब सेंटेंस में प्रयोग कर लेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ एक टर्म का और प्रयोग कर लेते हैं आप। यहां से समझ लीजिएगा, एक होता है सच, प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंड प्लस कोई कमेंट होता हो। तो यहाँ सच का मतलब ऐसा भी होता है और इतना भी होता है। ये तो संज्ञा और विशेषण पर निर्भर करता है। एंड बोले तो और कमेंट बोले तो व्यंग। कभी कभी व्यंग करने के लिए हम इन सभी टर्म्स के प्रयोग करते हैं, और वहां पे व्हाट और हाउ दोनों के लिए सच का प्रयोग करेंगे, और सच का प्रयोग एडजेक्टिव के लिए भी यूज हो जाते हैं और नाउन के लिए भी यूज हो जाते हैं। से यहां एक एग्जांपल लेकर के देख लें। एज इतना काला और मेरा भाई, इतना काला और मेरा भाई। तो जैसे ही यह कमेंट आप करेंगे, अब इतना के लिए हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे, आंसर लेंगे सच ब्लैक एंड माई ब्रदर।
अब इसमें मान लीजिए ऐसा लड़का और मेरा भाई, तो वहां व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, वह होता है सच अ बॉय एंड माई ब्रदर। बोले यहां तक बात आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव किसे कहेंगे, एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, यानी हमने एडजेक्टिव सेक्शन को समाप्त किया। अब आप इसका जो है ना पर्टिकुलर तरीके से आप इसका रिवीजन करेंगे और जो भी आपके पास ग्रामर का बुक हो उससे सेल्फ स्टडी करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, आपका जो है ना एडजेक्टिव सेक्शन पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसके बाद के जो भी वीडियो होंगे जो ग्रामर से रिलेटेड आपके जनरल कंपटीशन के लिए, +2 के लिए, हाई स्कूल, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके आने वाले हर परीक्षा के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। ओके, राइट डाउन।